हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 उसके जो है क्वेश्चन आंसर, जिसमें हम करेंगे लेट अस डिस्कस एंड लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा। बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेट अस डिस्कस वाला पार्ट। चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपने देख ही ली होगी, नहीं देखी है तो मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर दी है इसके एक्सप्लेनेशन की, और एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है जिसका नेम है क्लास 8 इंग्लिश या क्लास 8 पूर्वी बुक के नाम से। वहां पर आपको ये जो सारी वीडियोज हैं ये आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आप 1 बाय 1 सारी वीडियोस देख सकते हो, हर चैप्टर को अच्छे से थॉरली रिवाइज कर सकते हो। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो कि मेजर सोमनाथ शर्मा वाला चैप्टर था, उसके क्वेश्चन आंसर, उसका लेट अस डिस्कस एंड लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट का क्वेश्चन नंबर 1। तो लेट अस डिस्कस में है पहला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, जैसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ऐसे टाइम के सीक्वेंस में। द फर्स्ट एंड द लास्ट इवेंट्स हैव बीन मार्क फॉर यू। फर्स्ट और लास्ट को जो है मार्क कर दिया गया है। पहला जो है वो पहला है, 8 जो है वो 8 है, बीच वाले जो है हमें करने थे। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। तो आंसर्स आपके सामने हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। और अभी देख लो, अगर इसको रीडिंग करना है तो कैसे करेंगे। मेजर सोमनाथ शर्मा वाज बोर्न इन 1923 इन कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ये तो उनके जन्म की बात होगी। उसके बाद ही अंडरवेंट ट्रेनिंग एट रॉयल मिलिट्री कॉलेज। इससे पहले का और कोई सेंटेंस नहीं था, तो ये सेकंड हो गया। थर्ड हो गया, मेजर सोमनाथ शर्मा वाज कमीशनड इनटू द 19th हैदराबाद रेजिमेंट इन 1942। यहाँ पे उनको कमीशन मिल गया है। उसके बाद कमीशन मतलब ऐसे कमीशन नहीं कि कोई उन्होंने सेल की और उसका कमीशन मिला, ये होता है कमीशन नंबर। ठीक है, जैसे जब कोई एनरोल हो जाता है आर्मी या किसी भी यूनिट में तो उसको एक कमीशन नंबर मिलता है। वो अगर आप एनसीसी कैडेट हो तो इजीली समझ सकते हो, जैसे आपका जो है एक एनरोलमेंट नंबर होता है और आपके जो टीचर्स होंगे, अगर आपके स्कूल में कोई एएनओ है तो उसका भी एक जो है कमीशन नंबर होगा। ठीक है, तो वो होता है कमीशन नंबर, जिस नंबर से उनकी पहचान होती है। नेक्स्ट हो गया, द डी कंपनी अंडरवेंट अंडर द कमांड ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा वाज फ्लोन इनटू श्रीनगर। जब वहां पे बड़गाम में जो फाइट स्टार्ट हुई तो वो उनको बुलाया गया। ये हो गया फोर्थ नंबर। मेजर सोमनाथ शर्मा रिक्वेस्टेड एयर स्ट्राइक्स टू कॉम्बैट द एनिमी। ये हो गया, फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की थी एयर स्ट्राइक के लिए। देन मेजर सोमनाथ शर्मा वाज किल्ड इमीडिएटली आफ्टर अ मोटर शेल। यहाँ पे उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद इवन आफ्टर हिज डेथ द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली टू सेव श्रीनगर फॉर इंडिया। तो ये हो गया 7th नंबर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो यही है। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है और बहुत ही इजी भी है अगर आप ध्यान से समझोगे तो। पहला है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पहले आपको ये एक्सट्रैक्ट रीड करना है और उसके बेसिस पे कुछ आंसर्स करने हैं। वास्टली आउट नंबर एंड फेसिंग डिवास्टेटिंग फायर, मेजर सोमनाथ शर्मा एंड हिज मैन स्टूड रेजोलेट। वास्टली आउट नंबर मतलब एनिमी जो था वो नंबर में बहुत ज्यादा था मेजर सोमनाथ शर्मा के आदमियों से। एंड फेसिंग डिवास्टेटिंग फायर, यहाँ पे ये जो फायर है ये आग वाली फायर नहीं है, ये है फायरिंग वाला। ठीक है, जो गोलियां चलती हैं वो। तो फेसिंग, और वहां पे अंधाधुंध जो है मतलब फायरिंग हो रही थी, उसको फेस करते हुए मेजर सोमनाथ शर्मा एंड हिज मैन स्टूड रेजोलेट। फिर भी मेजर सोमनाथ शर्मा और उसके आदमी जो थे वो वहां पर डटे रहे, बिल्कुल भी घबराए नहीं। द एयर वॉज थिक विद द साउंड ऑफ गन फायर, हवा में आवाज पूरी जो मतलब गोलियों की आवाज आ रही थी। एंड द क्राइज ऑफ बैटल, जो लड़ाई की जो चीखें होती हैं उनकी आवाज आ रही थी। बट मेजर सोमनाथ शर्मा वॉइस, लेकिन इन शोर शराबे के बीच में भी मेजर सोमनाथ शर्मा की जो वॉइस थी, कट थ्रू द काउस, वो इस कंफ्यूजन को कट थ्रू करते हुए मतलब वहां से भी क्लियर आवाज में अर्जिंग इज मैन टू फाइट विद टेनेसिटी एंड वेलर, वो अपने आदमियों को कॉन्टिन्यूसली मोटिवेट कर रहे थे कि वो पूरी जो है मतलब करेज के साथ, पूरी ब्रेवरी के साथ और डिटर्मिनेशन, टेनेसिटी मतलब डिटर्मिनेशन के साथ फाइट करेंगे। मतलब उनको घबराना नहीं है, फिर भी वो अपने आदमियों को एनकरेज कर रहे थे। डिस्पाइट हैवी कैजुअलिटीज एंड हिज ओन इंजरीज, बहुत सारे जो सैनिक हैं वो मारे गए थे और उनको बहुत सारी मतलब घायल भी हुए थे, चोटें भी लगी थी। मेजर सोमनाथ शर्मा डिस्प्लेड अनपैरेलल्ड ब्रेवरी, फिर भी मेजर सोमनाथ शर्मा जो है उन्होंने एक मतलब ऐसी ब्रेवरी दिखाई जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ही मूव्ड फियरलेसली थ्रू द बैटलफील्ड, लड़ाई के मैदान में वो बिना डरे आगे बढ़ते जा रहे थे। डायरेक्टिंग फायर, फायर डायरेक्ट कर रहे थे, किस तरफ फायरिंग करनी है, कब कहाँ करनी है। ठीक है, फिलिंग मैगजीन्स, मैगजीन्स जो होती हैं यहाँ पे, ये मैगजीन वो है जिसमें गोलियां भरी जाती हैं। ठीक है, तो मैगजीन्स जो है वो भर भर के उनको अपने गनर्स को दे रहे थे।
एंड एनकरेजिंग हिज मैन टू होल्ड देयर ग्राउंड, और अपने आदमियों को कंटिन्यूसली एनकरेज कर रहे थे कि अपनी जगह नहीं छोड़नी है। होल्ड देयर ग्राउंड मतलब टिके रहना है, अपनी जो पोजीशन है उस पर बने रहना है जितनी देर तक हो सके, एनिमी को वहां पर रोक के रखना है। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द कंडीशंस फ्रॉम द लाइन द एयर वाज थिक विद गन फायर। जो एयर थी वो थिक थी गन फायर से, इसका क्या मतलब है? फर्स्ट है द गन शॉट्स हैड स्टॉप्ड फॉर अ व्हाइल, थोड़े टाइम के लिए गन शॉट रुक गया था। देयर वाज इंटेंस फाइटिंग ऑन द बैटलफील्ड, बैटलफील्ड पे जो है काफी ज्यादा भयानक लड़ाई हो रही थी। द इन्वेडर्स वर रिट्रीटिंग फ्रॉम द फाइट, जो इन्वेडर्स थे वो वापस भाग रहे थे। द इंडियन सोल्जर्स हैड अचीव्ड विक्ट्री, इंडियन सोल्जर्स जीत गए थे। तो इनमें से कौन सा है? ये जो बी है ये आंसर है कि देयर वाज इंटेंस फाइटिंग, काफी ज्यादा फाइटिंग जो है मतलब को काफी गंभीर जो लड़ाई है वो चल रही थी, इसीलिए वहां पे लगातार आवाजें आ रही थी। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सुटेबल रीजन। डिस्पाइट हैवी कैजुअलिटीज मेजर सोमनाथ शर्मा कंटिन्यू टू लीड हिज मैन बिकॉज, मतलब इतनी ज्यादा सैनिक मारे जा चुके थे फिर भी मेजर सोमनाथ शर्मा जो है अपने आदमियों को लीड कर रहे थे। मतलब उन्होंने उनको नहीं कहा कि यहाँ से वापस हो लो, हम सब भी मारे जाएंगे, ऐसा उन्होंने क्यों नहीं कहा? ठीक है, क्या रीजन था इसके पीछे? इसके पीछे एक अगर जनरल सी बात करें तो एक रीजन तो यही था, ठीक है, कि उनको अपने आदमियों को लीड करना था। उनको अगर वही पीछे हट जाते तो उनके आदमियों का भी मोटिवेशन डाउन हो जाता, तो वो हार जाते, है ना। लेकिन इसका जो एक्चुअल जो रीजन है वो ये था कि बिकॉज मेजर सोमनाथ शर्मा, या आप सिंपली ही लिख लेते हैं, बिकॉज ही न्यू, क्योंकि उनको पता था, ही न्यू दैट बडगाम इज अ क्रूशियल लोकेशन। ठीक है, बडगाम वॉज अ क्रूशियल लोकेशन और क्रूशियल पॉइंट। ठीक है, मतलब उनको पता चल गया था कि जो बडगाम है वो एक क्रूशियल लोकेशन थी एंड लूजिंग इट, और अगर वो बडगाम को हार जाते, ओके, एंड लूजिंग इट विल हेल्प द एनिमी टू अटैक श्रीनगर। ठीक है, मतलब अगर वो बडगाम की पोजीशन हार जाते तो एनिमी को पूरी हेल्प मिल जाती और वो श्रीनगर पे हमला कर देते। मतलब ना यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि मेजर सोमनाथ शर्मा, इतनी ज्यादा लोग मर रहे थे, इतने ज्यादा सैनिक मारे जा चुके थे, फिर भी वो वहां पे डटे हुए थे क्योंकि उनको पता चल गया था, ही न्यू दैट बडगाम वाज अ क्रूशियल लोकेशन। उनको ये पता चल गया था कि जो बडगाम है ना वो एक अहम लोकेशन है, क्योंकि उसके बिना और कोई रास्ता नहीं है। अगर एनिमी ये जगह जीत गया ना फिर उसको वो आराम से श्रीनगर पहुंच जाएगा और अटैक कर देगा। एंड लूजिंग इट विल हेल्प द एनिमी टू अटैक श्रीनगर इजीली, आप इजीली वर्ड भी अटैच कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब इसीलिए वो वहीं पर रुके रहे कि भैया बडगाम नहीं हाथ से जाने देना, चाहे हम मर क्यों ना जाए। तो ये उनका जो है मतलब ये उनका जो है टारगेट था, इसीलिए वो पीछे नहीं हट रहे थे। नेक्स्ट आता है सिलेक्ट द गिवन ऑप्शन बोथ असर्शन एंड रीजन। यहाँ पे आपको एक असर्शन और एक रीजन दिया गया, आपको ये चेक करना है कि दोनों ट्रू हैं, एक ट्रू है या क्या है। तो असर्शन है मेजर सोमनाथ शर्मा मूव्ड फियरलेसली थ्रू द बैटलफील्ड इवन दो ही वाज इंजर्ड। सो यस दिस इज ट्रू, वो वहां पे फियरलेसली मूव किए चाहे उनको कितनी भी इंजरी हो गई थी। ही बिलीव्ड हिज करेज वाज इंपॉर्टेंट टू मोटिवेट द सोल्जर्स। ठीक है, ये हो गया मतलब ये आपका इसका आंसर ये भी हो सकता है कि उनको लगता था कि उनका जो करेज है वो उनके सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए जरूरी है। तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट हो सकता है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। भाई ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग पे आपको करवा रही हूँ, इसका आंसर कहीं अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आ जाता है, अगर आंसर्स में कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं पहले ही आपको बोल रही हूँ कि आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करके फिर आपके लिए आंसर जो है वो प्लान करके लाती हूँ। अगर आपको लगता है कोई चेंजेस होते हैं तो कोई बात नहीं, आप उसको चीज को समझ लीजिए क्योंकि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आंसर जो है वो ए है। ठीक है, बाकी जब आंसर्स आएंगे तो हम इनको मैच कर लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट word from those given in the brackets. Major Somnath Sharma was filling magazines and encouraging his men to hold their ground despite. ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा किसके बावजूद उनकी हेल्प कर रहे थे और उनको एनकरेज कर रहे थे? इंजरीज। ठीक है, तो इसका आंसर है इंजरीज। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा हमारा स्टार्ट हो जाता है। बोर्न ऑन 31 जनवरी 1923 इन द पिक्चर्स टाउन ऑफ दैट इन कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। मतलब उनका जन्म जो है वो 31 जनवरी 1923 को हुआ, जो कि एक बहुत ही सुंदर पिक्चर्स के क्या होता है, बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट है जहां पर कांगड़ा के एक गांव में डाड में हिमाचल प्रदेश में। सोमनाथ शर्मा बिलोंग टू अ फैमिली विद अ रिच मिलिट्री लेगेसी।
सोमनाथ शर्मा जो है उनकी फैमिली भी मिलिट्री बैकग्राउंड से थी, काफी अच्छी फैमिली थी उनकी, उनके अंकल, उनके मतलब फादर, उनके जो है और भी रिश्तेदार वो जो थे आर्मी मैन थे, मतलब आर्मी में काफी ज्यादा उनका योगदान रहा। हिज फादर मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा। अब देखिए उनके फादर का जो रैंक भी देखिए आप, इनका रैंक मेजर है और उनका है मेजर जनरल, बहुत हाईएस्ट रैंक है। अमरनाथ शर्मा हैड सर्व द नेशन विद डिस्टिंक्शन। जो मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा थे उनके फादर, उन्होंने भी बहुत ही एक्सीलेंस के साथ अपने देश की सेवा की थी। एंड यंग सोमनाथ वाज डीपली इंस्पायर्ड बाय द वेलरस टेल्स ऑफ महाभारत इम्पार्टेड टू हिम बाय हिज ग्रैंडफादर। और जो मेजर सोमनाथ शर्मा है वो किस चीज से इंप्रेस थे, इंस्पायर्ड थे, महाभारत की कहानियां से जो कि उनको उनके दादाजी सुनाते थे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ही यही है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट सोमनाथ शर्मा's अर्ली इन्फ्लुएंसेस ऑन हिज करियर, कि उनके जो करियर पे अर्ली जो इन्फ्लुएंसेस थे, प्रभाव था, वो किस चीज का ज्यादा रहा। तो पहला तो है ही वाज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फादर्स अचीवमेंट्स इन द मिलिट्री। सेकंड है हिज इंस्पिरेशन केम सोलली फ्रॉम द टेल्स ऑफ महाभारत। थर्ड है हिज फैमिली एंड हेरिटेज इंस्पायर्ड हिज ब्रेवरी एंड सेंस ऑफ ड्यूटी। तो मेरे को तो ये लग रहा है इसका आंसर, ठीक है। ही डिसाइडेड टू ज्वाइन द मिलिट्री आउट ऑफ नेसेसिटी रादर देन पैशन। ये तो हो ही नहीं सकता, डी तो बिल्कुल गलत है। फर्स्ट में जो है वो मुझे ये लगता है कि ओनली फादर्स अचीवमेंट नहीं था, वो अपनी पूरी फैमिली से इंस्पायर्ड थे। सेकंड जो है यहाँ पर सोलली दिया गया है कि सिर्फ महाभारत की टेल्स है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो मुझे तो ये थर्ड लग रहा है। बाकी जब आंसर्स आएंगे तो हम इसको मैच कर लेंगे। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सोमनाथ शर्मा बिलोंग टू अ वेल्दी फैमिली, सो ऑब्वियस है, आर्मी मैन थे सभी के सभी, तो अच्छी फैमिली से ही बिलोंग करते होंगे, ठीक है, एक पुअर फैमिली से तो नहीं थे, सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है व्हाट डज द फ्रेज सर्व द नेशन विद डिस्टिंक्शन। सर्व द नेशन विद डिस्टिंक्शन, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग हमें पता है, टेल अस अबाउट मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा। एक तो इसका ऑप्शन दे रखा है परफॉर्म्ड हिज ड्यूटीज विद एक्सेप्शनल डेडिकेशन ऑनर एंड एक्सीलेंस। जहां पर भी ये डिस्टिंक्शन वर्ड आ गया ना, तो वहां पे आपको एक्सीलेंस वर्ड जरूर मिलेगा। तो इसका जो आंसर है ये फर्स्ट वाला है, एक्सीलेंस तक, ठीक है। सेकंड वाला देख लो, ही वाज हाईली रिस्पेक्टेड फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस टू द कंट्री, सो ये रिस्पेक्टेड वर्ड है, तो ये नहीं है, बल्कि एक्सीलेंस और ऑनर, ठीक है। रिस्पेक्टेड अलग चीज है, ऑनर अलग चीज है। ऑनर मतलब एक सम्मान मिलना, तो उनको जो है ना काफी सारे मेडल्स मिले थे उनके काम के लिए, उनकी सर्विस के लिए, तो इसीलिए डिस्टिंक्शन वर्ड आ गया, तो एक्सीलेंस भी आ गया, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आता है रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज विद द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट हैज अ सिमिलर मीनिंग। आपको ये जो विजुअली चार्मिंग वर्ड है, माय फैमिली एंड आई विजिटेड अ पॉपुलर हिल स्टेशन एंड स्टेड इन एन ओल्ड बट विजुअली चार्मिंग, ये जो विजुअली चार्मिंग वर्ड है इसको आपको रिप्लेस करना है। एक ऐसा वर्ड है जो एक्सट्रैक्ट में आया है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। विजुअल चार्मिंग का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यू पॉइंट जो देखने में बहुत ही सुंदर हो, विजुअली मतलब देखने में, चार्मिंग मतलब बहुत सुंदर। एक वर्ड आया था आपके पास पिक्चर्स की, ठीक है, पिक्चर्स, ये जो वर्ड है इसका मतलब ही विजुअली चार्मिंग है, तो इसको हमने इस वर्ड से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। अभी जो आगे के क्वेश्चन है ना, इन पे मैं भी थोड़ा सा, मेरे को और टाइम चाहिए बच्चों, काम कर रही हूँ इस पे, मतलब मेरी कोशिश ये रहती है कि अच्छे से अच्छे आंसर्स आपके लिए फ्रेम करूं, इजी वर्ड्स हो, इजी टू लर्न हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है। ये वीडियो आपको कल मिल जाएगी, इन्हीं क्वेश्चंस पे ऑलमोस्ट हो चुके हैं, एक आधा क्वेश्चन बाकी है, थोड़ा सा उनको मेरे को रिव्यू करना है। उसके बाद जो है मैं आपके साथ ये वीडियो भी कल 11 बजे सही शेयर कर दूंगी। हालांकि 11 बजे आपका स्कूल का टाइम होता है, आई नो दैट, आप लोग स्कूल में होंगे अभी, तो चलो आपकी हॉलीडेज चल रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप 11 बजे की बजाय घर पे 2 बजे 3 बजे जब भी आप आते हो, उस टाइम आते ही वीडियो जो है वो आप देख सकते हो और अपने क्वेश्चन आंसर जो है वो उनको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो कल आपको 11 बजे ये वीडियो मिल जाएगी, और अभी के लिए आप इतना ही सीखिए और अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करना, अच्छे से समझना। अगर कोई डाउट लगता है या मैं कहीं कुछ गलत बोल देती हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता जरूर देना, क्योंकि मैं हमेशा सीखने के लिए मतलब तैयार रहती हूँ। अगर मुझे लगता है कि हाँ आपका कोई चीज आप मुझे अच्छे से सिखा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, तो आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट योर स्टेप। ओके, सो आज के लिए तो बस इतना ही, बोल बोल के थक गई हूँ। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। कमेंट आते हैं ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू, बाय।